कभी मैं उनसे मिलता हूं, अधकचरे लोग कैसे, ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए, बीच के रह गए, त्रिशंकु। हाँ वो कभी मिलेंगे, कहेंगे राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ ओ रियली शी इज योर मिसेज, क्योंकि उनको मिसेज का मतलब नहीं मालूम। मिसेज का मतलब जानते? मिसेज का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री, वो मिसेस होती है। और यहां धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में सब लगे रहते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ओ ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है। और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम। ये अंग्रेजी का तो है नहीं, ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में शब्द है मादाम, MA मां, DAME दाम। मां माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, स्त्री, लड़की। मां दाम, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी जो भी कुछ है वो आपकी है। तो सब हो सकती है क्या आपकी? मैडम 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 मैडम, जिसको देखो उसको मैडम आप कहते रहते हो। क्या मूर्खता आप सब करते। ये सब बंद करो आप। ये मैडम कहना, मिस्टर कहना, मिसेस कहना बंद करो सब। मालूम ही नहीं है आपको, आप बकते जाते हैं, कहते जाते हैं। मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे है, क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है। और ये तो बहुत ही खराब शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है। मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमेरिकी सभ्यता पर बहुत काम कर रहा हूं, रिसर्च बहुत किया है। हर शब्द का एक इतिहास है। अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहां से आया, मिसेस कहां से आया, मैडम कहां से आया, इसका अपना पूरा हिस्ट्री है। अगर वो जान लें तब इस्तेमाल करें, तब तो समझ में आता। बिना जाने बूझे हम इस्तेमाल करते। बंद करिए ये सब, इसमें कोई शान की बात नहीं है। श्रीमान कहिए, श्रीमती कहिए। श्रीमती कितना सुंदर शब्द है। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और सरस्वती माने बुद्धि और लक्ष्मी जहां एक साथ हो वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है। तो गर्व करिए अपनी भाषा पर, भाव रखिए अपनी भाषा। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पे करेगा? भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये सब गर्व करने की चीज है। अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी सीखिए भाषा के रूप में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसको जीवन में ओढ़िए और बिछाइए मत कभी। दूर रखिए थोड़ा। जबरदस्ती किसी पे रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे, वो बहुत खराब है। आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए। हम चाहते हैं भारत स्वाभिमान की शिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े, मातृभाषा में सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम हमारा अपना हो। मैकॉले वाला पाठ्यक्रम हम हटा दें, गुरुकुल पद्धति फिर से आए जहां शिक्षा निशुल्क मिले। क्या करोड़पति, क्या रोडपति, और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए। जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए हम एक अभ्यासक्रम बना रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, आपको मैं दे दूंगा। आपकी इच्छा हो तो उस अभ्यासक्रम को आधार बना के यहाँ होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते हैं। एक नहीं 10 कर सकते। उसके लिए पहले शिक्षकों को तैयार करेंगे। जैसे अभी हम योग शिक्षक तैयार करा रहे हैं, वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए शिक्षक तैयार करेंगे। उनके भी प्रशिक्षण शिविर होंगे। आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं, समूह में चला सकते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था में इम्तिहान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ज्ञान असीमित है, कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी। ज्ञान तो सीखना और सिखाने का काम होता है। हमारे गुरुकुल चला करते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी उनमें, और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था, ज्ञान के लिए सारा होता। तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षा पद्धति आए। उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश में। जैसे एक CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, ऐसे ही हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे। उसके नीचे सब गुरुकुल चलाएंगे और उनकी मान्यता वहीं से होगी। तो अभी एक पतंजलि विश्वविद्यालय तो बन ही रहा है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा। उसके नीचे ये सब काम चलेगा।
तो आपकी इच्छा होगी तो आप भी इसमें जुड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा अभियान होगा, जैसे योग और प्राणायाम का है ना, वैसे ही शिक्षा के स्वदेशीकरण का अभियान लगभग 2 साल में शुरू होगा। बहुत बड़ा अभियान होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा। मूल से, जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो भी कोशिश है। अब इस विषय पर अगर मैं व्याख्यान देता हूं तो 3 घंटे लगता है। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने संक्षेप में बताया। अगर आपकी इच्छा हो तो संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पत्र डाल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। जी, नहीं, जरूर करें। बस ये चेतना के साथ करें, ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है। आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है। इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते। हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं। सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करे नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें। उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। उनको देखकर वोट करें। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें। हमारे यहां क्या होता है ना, पार्टी एक साथ टिकट बांट देती है चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे गुंडों को, और एक पार्टी ने गुंडों को दिया, दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है, क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टक्कर दे सकता है। ये उनके तर्क है, कुतर्क। हाँ, व्यक्ति को वोट दें। हाँ, तो तीसरा अपना खड़ा करें। अगर आपके यहां ऐसी मजबूरी आ जाए कि 2 गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें। ये मेरा कहना। जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हुओं को हराएं, ध्वस्त करें उनको, क्योंकि पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं हमने खड़ा कर दिया, जीतने ही वाला है। अभी इनका ये घमंड तो तोड़ ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा, गारंटी नहीं है। लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है। और ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया लोगों ने। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए। ये चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के ही आने वाला हूं, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहां मैनेज किया है, मैंने वहां में। इनका घमंड और गुरूर तो टूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है, जिसमें सारे अधिकार लोगों के खत्म करने पड़ते हैं। यही घमंड हो गया था श्रीमती गांधी को कि मेरी सत्ता को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की। और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को, जो भगवान न करे दोबारा देखने पड़े। इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था। जो गांधी, श्रीमती गांधी हारती नहीं थी कहीं से चुनाव, उनको पानी पिला दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी इस देश में, आपको मालूम है। तो इस देश की जनता में उतनी चेतना और उतना विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि कोई सिर चढ़ के ना बैठ जाए। वो आपका प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का। उसको